गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा चैप्टर 3B स्टार्ट करने वाले हैं। भाई जो 3A के जो न्यूमेरिकल हैं आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भाई हम जैसे ही हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है उसके साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा ये सारी चीज़ें इंटरलेट रहेंगी आपकी यूनिट 3 की। तो भाई जैसे ही आपकी यूनिट 3 के सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके बाद भाई हम NCERT कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक साथ करेंगे भाई। तो भाई आज जो हमारा है चैप्टर 3B वो है भाई फ्रिक्शन से। किससे भाई? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होती क्या है भाई? दो सरफेसेस के बीच में बेटा ये फोर्स लगती है ड्यू टू देयर सरफेसेस। फॉर एग्जांपल भाई आप सर्दियों में अपने हाथों को ऐसे ऐसे रब करते हो तो आपके हैंड्स क्या हो जाते हैं भाई? वार्म अप हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि बेटा उनके बीच में एक फोर्स लगती है जो कैसी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स होती है, और वो इन हैंड्स के मोशन को क्या करती है? अपोज करती है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसी फोर्स होती है भाई? अपोजिंग फोर्स होती है, जिस वजह से आपके हैंड्स क्या हो जाते हैं भाई? वार्म अप हो जाते हैं। तो भाई फ्रिक्शन को डिफाइन करने के लिए हम दो पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। एक तो था भाई हमारा ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग हम एज्यूम करते थे कि जो हमारी फ्रिक्शन है वो भाई सरफेस की रफनेस की वजह से होती है। सरफेस के रफनेस की वजह से होती है। अगर भाई हम अभी भी सोचने की कोशिश करें तो ये आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई सरफेस जितना ज़्यादा रफ है उतनी ज़्यादा उनके बीच में क्या होगी भाई? फोर्स लगेगी। अगर सरफेस है बिल्कुल स्मूथ तो फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए भाई? कम होनी चाहिए। लेकिन भाई जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई तो एक मॉडर्न व्यू हो रहा है भाई फिजिक्स को डिफाइन करने का। उस मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग हम क्या बताते हैं भाई कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे लगने वाली फोर्स होती है। जब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जब अट्रैक्शन की फोर्स लगती है तो किसको प्रोड्यूस करती है भाई? फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करती है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना भाई, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसी फोर्स होती है बेटा? अपोजिंग फोर्स होती है भाई। नेक्स्ट अब भाई हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी फ्रिक्शन है वो कितने टाइप की होती है। तो भाई फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं। एक तो आपकी फ्रिक्शन होती है एक्सटर्नल, या हम एक तो लिख लेते हैं इंटरनल। एक तो कैसी? इंटरनल फ्रिक्शन। और एक होती है आपकी एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन जो भी इंटरनली वर्क करे, जैसे कि लेयर्स के बीच में लगे। फॉर एग्जांपल भाई वाटर की लेयर्स होती हैं। जब वाटर मूव करता है तो भाई ये लेयर एक दूसरे पे क्या करती है भाई? स्लाइड करती है। तो इन जो वाटर की लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भाई एक्सटर्नल फ्रिक्शन दो टाइप की होती है। एक तो होती है तीन टाइप की होती है भाई। एक होती है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। एक तो कैसी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड होती है भाई आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो भाई आप दो वर्ड से तो अच्छे से फेमिलियर हो, स्टैटिक और काइनेटिक से। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जो तब एक्ट करती है जब आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो? रेस्ट पे हो और वो टेंड्स टू मूव हो, यानी वो मूव करने के लिए बिल्कुल एंड पे हो कि भाई वो मूव करेगा आप। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इस पे फोर्स लगती है वो कैसी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो जैसे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है इस मैच पे, ये कोई एक टेबल है जिस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो जब तक ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है और हम इस पे हल्की सी फोर्स लगाते हैं तो अभी इसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये टेंड्स टू मूव है, यानी मूव करना चाहता है। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो कौन सी होती है भाई? आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भाई इंक्रीज करती चली जाती है जितनी आप इस फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हो एक लिमिट तक। जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या करती चली जाती है? इंक्रीज करती चली जाती है एक लिमिट तक। और जैसे ही आप उस लिमिट से ज़्यादा की फोर्स अगर अप्लाई कर दोगे तो ब्लॉक क्या करना स्टार्ट कर देता है बेटा? मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो कौन सी फ्रिक्शन थी भाई? द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो बेटा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो पीक वैल्यू होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन।
डेफिनेशन ही फॉर्म में बात करूँ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कम इनटू प्ले बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वर्थ टू मूव। भाई वो बिल्कुल मूव करने के बिल्कुल पीक पॉइंट पे है, तब हम उसको कैसे बोल देते हैं भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाती है। हम बोल सकते हैं कि जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद, काइनेटिक में। क्यों बेटा? क्योंकि वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। काइनेटिक वर्ड किससे रिलेटेड है भाई? मोशन से, और स्टैटिक रेस्ट से। तो अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन, और इसको क्या बोल देते हैं भाई? डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल देते हैं बेटा। डायनेमिक जो चेंज हो जाए। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगती है? जब एक बॉडी एक्चुअल में किसी दूसरी बॉडी पे क्या कर रही हो बेटा? मूव कर रही हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है और हम उस पर हल्की सी फोर्स लगाते हैं तो कौन सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है भाई? स्टैटिक्स। जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करती है एक लिमिट तक, और वो जो लिमिट होती है जिस पे जाने के बाद आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक में। या हम बोल सकते हैं कि भाई जब हमारी बॉडी बिल्कुल वास्ट पे हो, बिल्कुल पीक पे हो मूव करने के, लेकिन एक्चुअल में मूव ना किया हो, उस टाइम पे जो फोर्स लगती है उसको क्या बोल देते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लास्ट एंड थर्ड वन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पे तब लगती है जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव कर रहा हो भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक तो कैसी फ्रिक्शन होती है भाई? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा हो भाई? स्लाइड कर रहा हो, तो उस केस में जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो हमारी फ्रिक्शन आती है वो आती है भाई रोलिंग फ्रिक्शन। यानी जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा हो भाई? रोल कर रहा हो। स्लाइडिंग तो भाई सिंपलेस्ट होती है, दो सरफेसेज हैं एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा रोलिंग फ्रिक्शन देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम बस के टायर का ही। तो भाई ये हमारा एक टायर है, ये टायर भाई रोल कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? रोल। तो इसमें फ्रिक्शन कौन सी लग रही है भाई? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बेटा सबसे कम अपोजिंग वाली फ्रिक्शन होती है, यानी इसकी जो फोर्स होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है यहाँ पे जितनी भी लिखी गई है उनसे। तो रोलिंग फ्रिक्शन में होता क्या है भाई? एक्चुअल में भाई ऐसे हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जब आप एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आप जूम करके देखोगे इसको तो आपको पता चलेगा कि भाई जो आपका रोड है और जो आपका टायर है वो कुछ इस टाइप से अपनी स्ट्रक्चर क्या कर चुके हैं? चेंज कर चुके हैं। यहाँ पे दो रीजन बन जाते हैं। दो रीजन कौन कौन से बन जाते हैं? एक तो डिप्रेशन का रीजन बन जाता है, ये वाला तो कैसा रीजन हो गया भाई? डिप्रेशन का। और ये माउंट का, ये कैसा भाई? माउंट का। या हम बोल सकते हैं इसको पीक का भी, या बम्प भी बोल सकते हो, बम्प ब्रेकर जैसे जो होते हैं। तो ऐसे केस में भाई डिप्रेशन जो होता है वो क्या करता है? आपके टायर को यही रखना चाहता है, और ऐसे बेटा बम्प आपके टायर को आगे मूव नहीं करने देना चाहता। तो भाई हम क्या करते हैं? इस टायर पे फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने से क्या होता है भाई? हमारा जो टायर है वो लगातार क्लाइंब करता रहता है इस बम्प पे, और इस डिप्रेशन से पुल आउट होता रहता है। इस डिप्रेशन से तो बाहर निकलता आता रहता है और इस बम्प को नीचे की साइड प्रेस करता रहता है। इसी वजह से बेटा हमें टायर को घुमाने के लिए भी क्या लगानी पड़ती है? फोर्स लगानी पड़ती है। तो भाई ये था रीज़न कि आपकी रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर भी हमें फोर्स क्यों लगानी पड़ती है। और भाई इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर भाई आपके टायर के अंदर एयर प्रेशर कम हो तो क्या होगा भाई? जो आपका डिप्रेशन और जो ये बम्प बन रहे हैं वो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू के बनेंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जबकि अगर आपका टायर है बिल्कुल भाई एयर से फिल, तो बेटा उसके अंदर कंप्रेशन क्या होगा? कम, वो कंप्रेस हो पाएगा, तो इसलिए इसको मूव कराना क्या होगा भाई? ईजी होगा। तो बेटा इस वजह से अपने जितने भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर एयर प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए। इससे हमारे जो व्हीकल है उसको कम फोर्स लगानी पड़ेगी मूव करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं भाई इनके लॉज। तो अब वन बाय वन बेटा इनके लॉज को हम स्टडी करते हैं। एक बार बेटा वीडियो को पॉज करके इनके टाइप जो हैं उनको एक बार लर्न कर लो भाई, क्योंकि अभी हम भाई बार बार इन्हीं की बात करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस टाइप की फ्रिक्शन के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। तो भाई पहले तो हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
यहाँ पे ध्यान रखना भाई, लॉज लिखे हैं मैंने, यानी बहुत सारे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो भाई जब आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगती है तो बेटा उसके अंदर कुछ लॉज एक्ट करते हैं, उनको हर एक को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। उससे पहले ये भाई कोई एक टेबल है और इस टेबल पे ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और यहाँ पे है भाई पुली, और इस पुली से एक स्ट्रिंग पास कर रखा है, और नीचे भाई एक पेन, और इस पेन के अंदर हमने भाई वेट रख रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक का केस सभी को समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा इसके अंदर ना वेट रखते चले जाओ, तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल पीक पे हो, यानी मूव करने जैसे ही आपने वेट ऐड किया, अगर उसमें आप स्लाइटली सा और वेट ऐड कर दो तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, तो भाई उस वेट को हटा लो। तो जो ही आपके पास वेट आता है वही आपकी किसकी वैल्यू होती है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। क्यों भाई, क्योंकि वेट क्या होता है mg, और ये क्या है फोर्स, और यही फोर्स क्या है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस डिफरेंस इतना है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। आपका ऑब्जेक्ट अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो चलो भाई इसके लॉज को हम स्टडी करते हैं 1 बाय 1। तो पहले तो हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं भाई। फर्स्ट लॉ जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो रिएक्शनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्शनल फोर्स, ये जो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगती है वो कैसी फोर्स होती है भाई, रिएक्शन फोर्स। आपका देखो इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ है, नीचे की साइड, और इसकी जो रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, अप साइड। अगर आप इस इक्वेशन को मैकेनिकली लिखना चाहो तो R इज इक्वल टू क्या है भाई, mg है। तो भाई जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपकी रिएक्शनल फोर्स की। फर्स्ट क्लास अभी है। नेक्स्ट देखो भाई, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो इस लॉ को। कैसे भाई, हैवियर ऑब्जेक्ट लेके देख लो, लाइटर ऑब्जेक्ट लेके देख लो, आपको पता चलेगा जब आप हैवियर ऑब्जेक्ट ले रहे थे तो फोर्स की ज़्यादा वैल्यू आ रही थी, लाइटर जब ऑब्जेक्ट ले रहे थे तो फोर्स की वैल्यू कम आ रही थी। तो भाई ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन फोर्स को। भाई जितनी ज़्यादा रिएक्शन फोर्स उतनी ज़्यादा क्या थी हमारे पास, फ्रिक्शन थी। सेकेंड लॉ देखो, सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई, ये हमेशा अपोजिट लगती है। कैसी डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई आप लोगों को ये अच्छे से डेफिनेशन की फॉर्म में लिखने हैं भाई। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है या बुक्स हैं तब भी बेटा दोनों केसेज में भाई आप लोगों को अच्छे से नीट एंड क्लीन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे फर्स्ट लॉ में सिर्फ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R नहीं लिखना है, आपको मेंशन करना है द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शनल फोर्स ऑन आवर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली भाई सेकंड लॉ को भी आप मेंशन करोगे डेफिनेशन फॉर्म में, द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन बॉडी ट्राइज टू मूव। भाई जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। इसके लिए अगर आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखना चाहो तो भाई इस बार यहाँ पे पुली लगा दो, ठीक है, और इस पुली से इस साइड कोई पेन अटैच कर दो, उस पेन में वेट रख दो, तो आप देखोगे कि इस बार फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, राइटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। नेक्स्ट आता है भाई हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ देखो भाई, थर्ड लॉ बताता है कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होती है एरिया की, कॉन्टैक्ट एरिया की। क्या होती है भाई, इंडिपेंडेंट होती है कॉन्टैक्ट एरिया के, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। अब इंडिपेंडेंट एरिया कैसे प्रूव करोगे भाई, ये हमारी टेबल थी, एक सेकंड बेटा, ये हमारी टेबल है भाई। तो इस पे एक ब्लॉक ले लो मास m का, इसके साथ एक ब्लॉक और अटैच कर दो, इसका मास ले लो m2। ये लो भाई हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया, और इन दोनों को इस पुली के थ्रू पास करके इस पेन में हम वेट रख के चेक कर रहे हैं। तो भाई चाहे इनको m1 और m2 को भाई एक दूसरे के एडजेसेंट पे रख लो, या फिर इस ब्लॉक को यहाँ पे उठा के रख लो, आपको पता चलेगा कि भाई दोनों केसेस में जो हमारे वेट की फोर्स है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो इससे प्रूव होता है भाई, देखो यहाँ पे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट फर्स्ट केस में तो क्या था, इसका और इसका यानी ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था। नेक्स्ट केस में भाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ ये रह गया था, लेकिन फोर्स दोनों में क्या लगी, सेम लगी। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ लॉ क्या बताता है कि भाई नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल,
भाई आपका मटेरियल का नेचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, या भाई पॉलिश्ड है, अनपॉलिश्ड है, बेटा इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। अगर भाई ये पॉलिश्ड है, स्मूथ है, तो अब ऐसी बात है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। अगर ये सरफेस है रफ, तो इस केस में आपकी फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये भाई 4 लॉ थे किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। आपको भाई ये 4 के 4 लॉ फिंगर टिप्स पे लर्न भी करने हैं और नोट्स में नोट डाउन भी करने हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भाई लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक के तो भाई वही रहने वाले हैं जो आपके लिमिटिंग के हैं। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अब भाई काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करती है बेटा, जब दो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव कर रहे हो। तो भाई देखो फर्स्ट लॉ क्या बताता है भाई इसका, कि भाई ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी रिएक्शन फोर्स के। ठीक है भाई, जितनी ज़्यादा रिएक्शन फोर्स उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या लगेगी भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। नेक्स्ट भाई सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो भाई ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से डिपेंड नहीं करती। बेटा आप लोगों को डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है भाई थर्ड लॉ, अगर मैं थर्ड लॉ की बात करूं तो क्या होता है भाई कि ये स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करती भाई, स्पीड पे भी क्या नहीं करती बेटा, डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। भाई ऑब्जेक्ट चाहे कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों केसेज में आपकी सेम लगेगी। बस कुछ सर्टेन कंडीशन है, जैसे कि भाई ज़्यादा स्पीड से भागने के बाद वो हीट अप नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आपके बाकी जितनी भी आपकी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, अगर वो कांस्टेंट है तो बेटा उस केस में वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, जो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होती है। यानी जैसे जैसे आप इन पे फोर्स, जैसे ये डस्ट है भाई, मैंने इस पे हल्की सी फोर्स लगाई और ज़्यादा लगाई तो भाई फ्रिक्शन खुद को क्या कर रही है बेटा, एडजस्ट कर रही है। जो स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन उनकी वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है भाई, फिक्स रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। भाई कोफिशिएंट से आप समझ गए होंगे बेटा हम क्या करने वाले हैं। देखो हमारा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था के दोनों केसेस में, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप वैल्यू निकालना चाहोगे यहाँ से म्यू की, तो क्या आएगी आपके पास f/r, या हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन देम। अगर भाई काइनेटिक के केस में डिफाइन करना चाहो तो यहाँ पे म्यू के आ जाएगा, यहाँ पे भी के आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आर। आर के साथ के मत लगा देना भाई, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। तो भाई ये स्टैटिक के लिए होगी और ये काइनेटिक के लिए होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई ऑब्जेक्ट है भाई और ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, हम इमेजिन कर लेते हैं पी फोर्स लग रही है राइट वर्ड साइड, तो इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी उसके लिए मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। हमने सिर्फ एक फोर्स लगाई थी पी पे, अब देखो कौन कौन सी फोर्स मिलने वाली। इसके बिल्कुल अपोजिट में मिलेगी हमें फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसके टॉप साइड मिलेगी हमें रिएक्शन फोर्स जो इसके वेट के इक्वल होगी। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो भाई इनका रिजल्टेंट आएगा यहाँ से, मैं इसको सी से लिख लेता हूँ, ठीक है। आर से मत लिख देना क्योंकि आर से हम क्या लिखते हैं, अब रिएक्शनल फोर्स लिखते हैं। तो भाई ये जो एंगल होता है इसको बोल देते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेशन की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स मेक विद द रिएक्शन फोर्स डायरेक्शन। तो भाई जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स का और रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट जो कि ये है बनाता है किसके साथ भाई, आर की डायरेक्शन के साथ। मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहो
तो भाई मैथमेटिकली हम इस ट्रायंगल के नाम दे लेते हैं, इसको O लिख लेते हैं, इसको B पॉइंट लिख लेते हैं, इसको A पॉइंट लिख लेते हैं। तो भाई इन ट्रायंगल AOC इसको ट्रायंगल फॉर्मेशन कर लो भाई। तो इस ट्रायंगल में देखो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा भाई, AC बाई OA की। इसी को आप क्या लिख सकते हो, OB बाई OA, क्योंकि भाई AC और OB इक्वल है आपके। A to C और O to B आपके दोनों क्या है भाई, ये इक्वल है, आपको अलग से दिखाई भी दे रहे हैं। यही किसके इक्वल है भाई, F अपॉन R के, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, म्यू भी बोल देते हैं। तो भाई यहाँ से आपका क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू निकला है, या हम बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, दोनों में सेम है। और म्यू क्या था भैया आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और भी आ गई है भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है भाई हमारा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज और अभी कर लेते हैं बेटा इसको, थोड़ा सा स्पेस का इशू नहीं होगा हमारे पास फिर। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है भाई, सबसे पहले बात तो एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए प्लेन। एक इंक्लाइनेशन प्लेन का वो मिनिमम एंगल होता है जो इंक्लाइनेशन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल किसके साथ बनाता है भैया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाता है, सच दैट एन बॉडी प्लेस्ड ऑन दिस बिगिन टू स्लाइड डाउन। भाई ये एंगल होता है इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, जिससे कि अगर कोई बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन पे रखी जाए तो क्या करनी स्टार्ट कर दे बेटा, स्लाइड डाउन करनी स्टार्ट कर दे। तो भाई हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एंगल ऑफ रिपोज है अल्फा। इससे क्या होगा भाई, आप इस पे सरफेस पे जो भी कोई बॉडी रखोगे वो क्या करना स्टार्ट कर देगी भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। अब वो स्लाइड किस वजह से करेगी भाई, ये तो था उसका मास mg, सॉरी वेट, क्या था बेटा, वेट, जो किस डायरेक्शन में लग रहा था भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई ये इसके नॉर्मल के साथ जो इस बॉडी का नॉर्मल है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई, अल्फा ही। तो ये क्या आएगा भाई, mg कोस अल्फा, और ये बेटा mg साइन अल्फा। ये क्या आएगा आपका, mg साइन ऑफ अल्फा। यहाँ तक का समझ में आया बेटा सबको। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिएक्शन फोर्स। तो भाई रिएक्शन फोर्स ये वाली हमारी क्या होगी भाई, रिएक्शन फोर्स होगी भाई। इस mg के अपोजिट में मत ड्रा कर देना आप रिएक्शन फोर्स को, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। और आपकी जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इन इक्वेशंस को भाई हम सेटिस्फाई भी करा देते हैं। जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है भाई, mg साइन अल्फा। इक्वल एंड अपोजिट होती है भाई फोर्स, तो mg साइन अल्फा f के इक्वल होगी, mg कोस अल्फा r की इक्वल होगी। r किसके इक्वल होगा भाई, mg कोस ऑफ अल्फा। दोनों को डिवाइड कर दो भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आएगा, f अपॉन r इज इक्वल टू mg साइन अल्फा डिवाइडेड बाई mg कोस अल्फा। ये आपको क्या देगा भाई, mg से mg कैंसिल आउट, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा। f अपॉन r क्या होता है, म्यू, तो हमारे पास निकल के आया भाई म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। म्यू क्या था भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो भाई हम बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो भाई ये हमारा रिपोज एंगल निकालने का क्या था, मेथड था। अगर आप यहाँ से अल्फा निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू। भाई ऐसे केस में अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो भाई आपको टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू बेटा गिवन मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो भाई इस तरीके से हम म्यू क्या है भाई, सरफेसिस पे डिपेंड करता है। तो बेटा अगर हमें म्यू पता हो किसी सरफेस का तो हम बता सकते हैं कि भाई इसको कितना इंक्लाइन किया जाए कि इसके ऊपर रखी हुई बॉडी क्या करने लग जाए, स्लाइड करने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भाई एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन लेना है और उस पर बॉडी क्या होगी भाई, स्लाइड करेगी। तो भाई जो स्लाइड करेगी इस बार भाई हम उस पर फोर्स लगाएंगे जिससे वो क्या करेगी, स्लाइड करेगी। और फिर हम देखने वाले हैं कि भाई उसका एक्सीलरेशन क्या है। तो चलो
एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। पहले तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं भाई, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। अगर बेटा ये बिल्कुल स्मूथ हो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, वो एक्सीलरेट हो जाएगा। लेकिन अब रफ प्लेन है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर एक्ट करेगी। तो चलो भाई उसी फ्रिक्शन की हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं भाई। ये हमारा कोई इंक्लाइन प्लेन है जो थीटा एंगल से क्या हो रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल पे इंक्लाइन है। एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट का वेट mg इस डायरेक्शन में लगेगा और ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और ये क्या आएगा आपका mg कोस थीटा भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट इस डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg साइन थीटा, और जो आपकी रिएक्शनल फोर्स आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी भाई, इस डायरेक्शन में, जिसको हम किससे लिख देते हैं, r से। अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है आपकी, जो स्मॉल एफ से हमने लिखा है भाई, ये वो फोर्स है जो हम लगाएंगे स्मॉल एफ से। तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जिसको हमने कैपिटल एफ से लिखा है। फ्रिक्शनल फोर्स को कैपिटल एफ से लिखा है। तो भाई इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। आर आपका किसके इक्वल है भाई, mg कोस ऑफ थीटा की, रिएक्शनल फोर्स है mg कोस थीटा की। नेक्स्ट जो हमारी फोर्स आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स आएगी वो क्या निकल के आएगी भाई, यहाँ से mg साइन थीटा, mg साइन थीटा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख रही है, माइनस एफ। ध्यान रखना है mg साइन थीटा में से एफ को सब्ट्रैक्ट किया है, क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल मोशन है वो किस डायरेक्शन में भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो डाउनवर्ड में फोर्स लग रही है उसमें से हम उसके अपोजिट वाली फोर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, mg साइन थीटा में से एफ को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। अब एफ क्या होता है, ma भाई, इसी फोर्स है तो वो एक्सीलरेट होगा नीचे की साइड। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ma, ये किसके इक्वल आ गया भाई, mg साइन थीटा, और f की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, मूव कर रहा है तो कौन सी फ्रिक्शन लोगे भाई, काइनेटिक, और यहाँ पे r। नेक्स्ट यहाँ से अगर आप एक बार कॉमन और ले लेते हैं भाई, यहाँ से आपका ma किसके इक्वल आया भाई, mg साइन थीटा, r की वैल्यू और पुट कर दो इसमें, माइनस म्यू के, r की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट से r की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, mg कोस थीटा। अब अगर आप ma को लिखना चाहो तो भाई दोनों टर्म्स में mg को बाहर ले ले, ये आ गया साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा, म्यू के कोस ऑफ थीटा। अगर एक्सीलरेशन यहाँ से निकालोगे तो एक्सीलरेशन हमारे पास आया mg साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा होल डिवाइडेड बाई m to m कैंसल आउट, दिस विल गिव्स अस g साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के कोस ऑफ थीटा। तो भाई ये वो एक्सीलरेशन है जिससे बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे क्या होने वाली है बेटा, एक्सीलरेट होने वाली है। नेक्स्ट, तो भाई इंक्लाइन प्लेन पे हम निकाल चुके हैं। अब एक बार हॉरिजॉन्टल पे और निकाल लेते हैं, और वो भी वर्क डन, वर्क डन, वर्क है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसा प्लेन भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भाई इस बार हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम किसी बॉडी को क्या करने वाले हैं, मूव करवाने वाले हैं। ये लो भाई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया है, ये हमारी बॉडी हो गई है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई P, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर गया। टोटल डिस्टेंस अगर इसने S कवर अप की है तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगी यहाँ पे, कैपिटल F, अपोजिट डायरेक्शन में। मास किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, सॉरी वेट किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई चलो इसी इन इक्वेशंस की हेल्प से हम हमारा वर्क डन निकाल देते हैं। अगर इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा भाई, r इज इक्वल टू mg, नेक्स्ट p इज इक्वल टू f, हॉरिजॉन्टल प्लेन है भाई, डायरेक्ट यही इनके रिजल्ट कंपोनेंट है। तो वर्क डन क्या हो जाता है आपका, f डॉट s, यहाँ पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो p इंटू एस थी, लेकिन p किसके इक्वल है भाई, f के, तो यहाँ पे हम f इंटू एस लिख सकते हैं। अब भाई आपकी f क्या है, काइनेटिक, मूव कर रही है, तो म्यू के इंटू, और यहाँ पे r इंटू एस, यही आएगा। r किसके इक्वल है भाई, mg के, तो भाई r की जगह हम mg भी लिख सकते हैं, म्यू के
mg/s। ये भैया आपका वर्क डन आ गया है जो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, वर्क डन होता है जो हमने फोर्स लगाई इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे F/s नहीं लिखोगे क्योंकि हमने जो फोर्स लगाई वो क्या है, P है, ठीक है। और P/s लिखने के बाद लिखोगे बेटा यूजिंग इक्वेशन नंबर, अगर ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो P/s आप लिखोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, और तब P को किससे रिप्लेस करोगे भाई, F से। डायरेक्ट रिप्लेस करके नहीं लिखोगे बेटा, नीट एंड क्लीन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जहाँ कहीं भी बेटा जिस किसी भी इक्वेशन का यूज किया हो उस इक्वेशन को मेंशन करना है कि भाई ये वाली इक्वेशन थी और हमने इस इक्वेशन को इसके अंदर क्या किया है, पुट किया है। आज का लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भाई वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी कोई बॉडी है जो मूव कर रही है उसका वर्क डन निकालते हैं। ये लो, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो थीटा एंगल से इंक्लाइन है। ये हमारी बॉडी है जिसका वेट mg इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा भाई, अगर ये एंगल थीटा हो जाए तो mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में कौन सी इसका कंपोनेंट आएगा भाई, mg sin थीटा। इसके अलावा जो कंपोनेंट बचते हैं वो देखो, इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगी भाई, रिएक्शनल फोर्स। अब भाई वर्क डन है यानी हम इस ऑब्जेक्ट को अप साइड लेके जा रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को P फोर्स लगा के कहाँ ले जा रहे हैं, अप साइड। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F। तो इन इक्वेशन को भाई सेटिस्फाई कराते हैं। तो देखो भाई इस P के जो अपोजिट में फोर्स लग रही है कौन कौन सी, तो mg sin थीटा और F। अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड। तो इक्वेशन लिखते हैं, पहले तो R की लिख लेते हैं। R किसके इक्वल आएगा भैया आपका, mg cos थीटा की। अब बात कर लेते हैं P की, तो P किसके इक्वल है भाई, mg sin थीटा प्लस F। F क्या आपकी फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू के इंटू R। तो आपका यहाँ से जो P निकल के आता है वो क्या आता है भाई, mg sin थीटा प्लस म्यू के इंटू R की जगह क्या लिख सकते हो आप, mg cos ऑफ थीटा। mg दोनों से कॉमन आउट ले सकते हो तो ये बच जाएगा sin थीटा प्लस म्यू के cos ऑफ थीटा। तो भाई ये आपके पास वो फोर्स आ गई बेटा जो हम एक्चुअल में लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी फोर्स टोटल कैलकुलेट होने के बाद आ चुकी है। अगर आप यहाँ से देखना भी चाहो तो बेटा बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि अगर आपका वेट mg अगर इंक्रीज हो जाए तो आपकी फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपको उतनी ज़्यादा क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन भाई हमें तो क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है P/s। तो P की जगह P की वैल्यू पुट कर दो। P क्या है, mg sin थीटा प्लस म्यू के cos ऑफ थीटा इंटू s। ये लो भाई s। तो ये आपका क्या आ चुका है भाई, वर्क डन आ चुका है बेटा, जो हमें लगाना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे मूव कराने के लिए। तो भाई जितनी ज़्यादा डिस्टेंस आप मूव कराओगे, जितनी ज़्यादा हैवियर बॉडी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क डन करना पड़ेगा। भाई इन हर एक आर्टिकल्स को बेटा खुद से निकाल के देखो और अच्छे से इनके नोट्स प्रिपेयर करो। थैंक यू भाई।